हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 की भूगोल, जिसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन। कल हमने देखा था खनिजों के बारे में, आज देखेंगे हम ऊर्जा संसाधनों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए एक आवश्यक, खाना पकाने में, रोशनी और ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम तथा विद्युत से किया जाता है। बात करें ऊर्जा संसाधनों के प्रकार की, तो ये दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। पहले बात करते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन। इनमें लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत तथा ताप विद्युत को शामिल किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो इनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा को शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में सबसे पहले कोयला के बारे में। तो कोयला भारत में बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। कोयला भारत में घरेलू और वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए सबसे प्रमुख संसाधन है। कोयले का निर्माण पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है, इसलिए संपादन की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। कोयले के विभिन्न रूप प्रकार से 4 प्रकार हैं मेन: पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पीट की। पीट दलदलों में 6 होते पादपों से पीट कोयले का निर्माण होता है। इसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। बात करें दूसरी लिग्नाइट की, तो यह एक निम्न कोटि का भूरे रंग का कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में इनका प्रयोग किया जाता है। लिग्नाइट के भंडार में राजस्थान में भी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 पे बिटुमिनस की। तो गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित होने के कारण जो कोयला बनता है वह बिटुमिनस कहलाता है। वाणिज्यिक उद्योगों में अब बात करते हैं बिटुमिनस की। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित होने के कारण जो कोयला बनता है वह बिटुमिनस कहलाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिटुमिनस कोयला है। यह धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसे लोहा प्रगलन में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है बिटुमिनस कोयले को। बात करें चौथे की, वह एंथ्रेसाइट कोयला। यह सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है और इसमें भारत में कोयला प्रमुख रूप से 2 भूगर्भिक सेल क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। एक है गोंडवाना, जिसकी आयु लगभग 200 लाख वर्ष से अधिक है, और दूसरा है टर्सरी निक्षेप, जो कि लगभग 55 लाख वर्ष पुरानी है। सबसे पहले बात करते हैं गोंडवाना सेल क्रम का कोयला की। तो इस सेल क्रम का कोयला धातु शोधन कोयला होता है। इस क्रम के प्रमुख क्षेत्र हैं दामोदर नदी घाटी, जो पश्चिम बंगाल से झारखंड, जरिया, रानीगंज और बोकारो में स्थित हैं, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं। गोदावरी नदी, महानदी, सोन नदी व वर्धा नदी घाटी में भी गोंडवाना क्रम के कोयले का जमाव हमें देखने को मिलता है। बात करें टर्शियरी का सेल क्रम का कोयला, तो यह कोयला उत्तर पूर्वी राज्यों में, मुख्य रूप से असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। कोयला एक स्थूल पदार्थ है। इसका प्रयोग करने पर इसका भार घटता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों में या फिर उनके आसपास स्थापित किए जाते हैं। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को संहेक के रूप में तथा अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। भारत में पेट्रोलियम की अधिकांश उपस्थिति टर्शियरी युग की सेल संरचनाओं में अपनति व भ्रंश में पाई जाती है। वलन, अपनति और गुंबदों वाली प्रदेशों में वहाँ पाया जाता है जहाँ पर उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है, अर्थात तेल का जमाव किया हुआ पहले से ही हो रखा होता है। तेल धारक परत सहरंध्र चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है, जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असहरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने से व नीचे रिसने से रोकती हैं। पेट्रोलियम सहरंध्र और असहरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, जहाँ पर डिगबोई, नहरकटिया और मोरन उगरीजन इस क्षेत्र की प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। यह स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। इस ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रोल रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड या कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल मानते हुए इसी वर्तमान शताब्दी का ईंधन भी माना जाता है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पश्चिम घाट के साथ मुंबई हाई और सन्निधि क्षेत्र को खंबाती खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन जो पश्चिमी व उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ती है। मुंबई हाई और बसीन अरब सागर में पश्चिमी तट के पास पेट्रोल उत्पादन के क्षेत्र हैं। गाड़ियों में तरल ईंधन का जैसे पेट्रोल डीजल को प्राकृतिक गैस से प्रतिस्थापित किया गया है। इससे प्रदूषण में बहुत कमी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं विद्युत की। आधुनिक विश्व में विद्युत अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इनकी प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्य रूप से दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। जिनमें पहला है प्रवाही जल से जो हाइड्रो टर्बाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। दूसरा है अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टर्बाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है जो एक नवीकरण योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं जैसे पांकड़ा नांगल, दामोदर नदी घाटी कॉरपोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजनाएं। ताप विद्युत गृह में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से विद्युत उत्पन्न की जाती है जो नवीकरण योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों के बारे में। तो ऊर्जा की बढ़ती उपभोग ने देश को परंपरागत ईंधनों पर अधिक निर्भर कर दिया है जिससे नवीकरण योग्य संसाधनों की कमी से गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। कहते हैं नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है। यह ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं या साधन कहलाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परमाणु या आणविक ऊर्जा की। आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड में और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं का प्रयोग परमाणु ऊर्जा को उत्पादन करने में किया जाता है। केरल से मिलने वाली मोनोसाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है जिससे परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। आगे बात करते हैं सौर ऊर्जा की। तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहाँ पर सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी तट पर बहुत सारी सौर ऊर्जा की संभावनाएं देखने को मिलती हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। देश में कई बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग से ग्रामीण घरों में उपलब्ध लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकता है। सौर ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण में योगदान देता है। पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलते हैं जहाँ पर जोधपुर में बड़ला नामक सौर ऊर्जा संयंत्र विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। अब आगे बात करते हैं पवन ऊर्जा की। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की संभावना भी बहुत अधिक देखने को मिलती है। तो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिम भारत में जाएँ तो वहाँ पर रेगिस्तान है, उसमें बहुत सी तेज हवाएँ चलती हैं। दक्षिण में जाएँ तो दक्षिण में तमिलनाडु में बहुत तेज हवाएँ चलती हैं, वहाँ पर भी पवन ऊर्जा की बहुत सारी संभावनाएं देखने को मिलती है। भारत में पवन ऊर्जा के फार्म विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा के फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के सबसे प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं बायोगैस की। तो ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्टों, पशुओं और मानवजनित अपशिष्टों के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थ के अपघटन से उत्पन्न गैस में तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपलों तथा चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस का प्रयोग पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें पशुओं के गोबर को प्रयोग करके बायोगैस उत्पन्न की जाती है। ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप।
बायोगैस उपलब्ध लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। बायोगैस बहुत सी पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं से भी हमें निजात दिलाता है। आगे बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा की। तो महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। सक्रिय खाड़ी के आर पार बांध बनाए जाते हैं तथा जब उच्च ज्वार से जल इस खाड़ी बांध में भर जाता है और तो द्वार बंद हो जाता है और बांध में ही रह जाता है जल। और जब जैसे ही ज्वार उतरता है तो बांध के पानी को उसी रास्ते से पाइप के द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है और जहाँ पर इससे ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ये बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा की। पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न किए जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जी पृथ्वी के अंदर जितनी गहराई में जाएंगे वहाँ पर हमें टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिख देगा, उसी को ऊर्जा के रूप में प्रयोग करना भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ पर उथले गहराइयों पर अधिक तापमान पाया जाता है। अर्थात पृथ्वी के अंदर जाने पर जहाँ पर भूतापीय ऊर्जा ज़्यादा देखने को मिलती है वहाँ पर कम गहराई में भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है और ये इतना तप्त हो जाता है कि पृथ्वी की सतह की ओर उठता है, तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है और इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने में किया जाता है, जो विद्युत उत्पन्न करता है। इस प्रकार भूतापीय ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में और दूसरी लद्दाख की पुंगा घाटी में। तो आज हमने देखा खनिज और ऊर्जा संसाधनों की बारे में।